हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एके क्लासेस में। आज अपने बायोलॉजी के अंदर ग्रंथियों का चैप्टर हमने इस यूनिट से पहले कंप्लीट लगभग कर लिया था। उसके अंदर वृषण और अंडाशय ग्रंथि हमारी रह गई थी, जिसको हम मानव जनन के अंदर पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं मानव के अंदर जनन। टॉपिक है हमारा मानव में जनन। और मानव में जनन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। इस जनन को डिटेल से पढ़ने से पहले अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि एक शब्द है यौवनावस्था। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। यौवनावस्था या फिर प्यूबर्टी क्या होती है? देखिए, प्यूबर्टी बेसिकली अगर देखा जाए तो नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री जब बाल्यावस्था को क्रॉस करते हैं, उसके बाद उनमें जनन करने का जो विशेष गुण विकसित हो जाता है, वास्तव में तो हम यौवनावस्था उसी को कहते हैं। और बेसिकली देखा गया है कि यौवनावस्था जो है वो अगर अपने मेल के अंदर बात करें, मेल में या फिर नर के अंदर अगर बात करें, तो इसकी उम्र जो होती है यौवनावस्था की वो होती है 14 से 16 वर्ष। अगर औसतन बात करें तो 15 वर्ष। यानी नर के अंदर शुक्राणु त्यागने की जो क्षमता होती है, या फिर प्यूबर्टी यानी वो जनन करने लायक किस उम्र में होता है? 14 से 16 वर्ष। और एवरेजन इसको क्या माना गया है? 15 वर्ष। लेकिन अगर अपने बात करें फीमेल की या फिर मादा के अंदर, तो ये एज जो है ये हो जाएगी वही 12 से 14 वर्ष। और औसतन अगर देखें तो 13 वर्ष। ठीक है ना। इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी मासिक धर्म या फिर माहवारी जिसको अपने बोलते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है फीमेल के अंदर 12 से 14 वर्ष में, और औसतन ये 13 वर्ष है। लेकिन यहां पर अपने प्यूबर्टी या यौवनावस्था की बात कर रहे हैं, तो एक आजकल क्या होता है कि यौवनावस्था जो है या फिर प्यूबर्टी, यौवनावस्था या प्यूबर्टी जो है वो उम्र से पहले ही विकसित हो जाती है, जिसको अपने नाम देते हैं प्रीकॉन्शियस प्यूबर्टी। यानी एक औसतन जो उम्र होती है उससे पहले यौवनावस्था का आना क्या कहलाता है? प्रीकॉन्शियस प्यूबर्टी कहलाता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें अपने फर्क देखने हैं कि मेल और फीमेल में यौवनावस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं। फीमेल के अंदर स्तनों का विकास होना, कमर से नीचे के भाग के अंदर चौड़ाई होना, ये सारे के सारे लक्षण फीमेल की प्यूबर्टी शो करता है। और मेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, ये भी किसको शो करता है? प्यूबर्टी को। इसके साथ साथ दोनों में नर के अंदर आवाज का भारी होना और मादा के अंदर आवाज का पतला होना भी किसका संकेत है? प्यूबर्टी का संकेत है। इस तरीके से दोनों के अंदर अगर कॉमन बात करें तो जननांगों पर बालों का विकास
जननांगों पर बालों का विकास भी किसका लक्षण होता है? प्यूबर्टी का लक्षण होता है। नेक्स्ट देखिए, नर और मादा दोनों में अगर जनन की बात करें तो सबसे पहले हम अपने यहां से स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में अपने पहले मादा के जनन तंत्र को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में नर जनन तंत्र को डिटेल से पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र में मादा जननांग होते हैं। मादा जननांग, और मादा जननांगों को अपने दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से देखिए, प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। मादा में जनन अंगों को अपने दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग की अगर अपनी बात करें तो मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग जो होता है उसका नाम होता है अंडाशय। क्या नाम होता है अभी? अंडाशय यानी ओवरी। मादा में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर प्राथमिक जननांग जो होता है वो ओवरी या फिर अंडाशय होता है। इसके साथ साथ द्वितीयक जनन अंग देखिए, या फिर द्वितीयक जनन अंगों को अपने सहायक जननांग भी बोलते हैं। क्या बोला जा सकता है इसको? सहायक जननांग। और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फैलोपियन नलिका, देखिए फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, स्तन। कौन कौन से हो गए? फैलोपियन नलिका, गर्भाशय हो गया, स्तन हो गया, बार्थोलिन ग्रंथि हो गई, योनि का सर्विक्स हो गया। जैसे बार्थोलिन ग्रंथि या फिर इसको बर्थोलिन ग्रंथि भी अपने बोल सकते हैं। बर्थोलिन ग्रंथि, योनि का सर्विक्स यानी ग्रीवा, योनि का सर्विक्स भाग, ये सारे के सारे द्वितीयक या फिर सहायक जनन अंग होते हैं। जबकि प्राथमिक जनन अंग जो होता है मादा के अंदर वो अंडाशय होता है। अब एक बार अपने डायग्राम देखते हैं, मादा जनन तंत्र का डायग्राम इस तरीके से देखिए। हाँ जी, देखिए ये जो डायग्राम है ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है।
अब इसके अलग अलग भागों को अपने नामांकित करते हैं कि किस भाग का क्या नाम होता है। देखिए इस भाग का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन नलिका इसको बोला जाता है। यह भाग है अंडाशय का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये वाला भाग जो है इसको अपने बोलते हैं गर्भाशय, और ये भाग होता है योनि का सर्विक्स। और यहीं पर स्थित होती है बार्थोलिन ग्रंथियां, यहीं पर स्थित होती है बार्थोलिन ग्रंथियां। उसके बाद देखिए भाई अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए, बाद में आपको डिटेल से बताएंगे। अंडे का निर्माण जो होता है या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। दोनों तरफ एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, यानी अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। उसके साथ साथ देखिए गर्भाशय में यहां पे आपको कितनी परतें दिखाई दे रही है? मुख्य रूप से 3 परतें दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर वाली देखिए ये वाली परत, इसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम। दूसरे भाग को बोलते हैं मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है इसको अपने बोलते हैं एंडोमीट्रियम। ठीक है ना। तो यहां पे कितनी परत होती है गर्भाशय के ऊपर? 3 परत। कौन कौन सी? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। ये दोनों देखिए परतें जो होती है, कौन कौन सी? पेरीमीट्रियम और मायोमीट्रियम जो परत होती है ये दोनों परतें होती है स्थायी, जबकि एंडोमीट्रियम परत जो होती है ये होती है अस्थायी। देखिए भाई मादा के अंदर 28 दिनों का एक साइकिल चलता है जिसको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर एमसी बोला जाता है। जब रक्तस्राव की अवस्था आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें से एक अवस्था होती है रक्तस्राव की जो लगभग 4 से 5 दिन तक रहती है। उसमें अगर गर्भधारण नहीं होता तो एंडोमीट्रियम की जो परत होती है ये रेड वाली, ये सारी की सारी परत टूटकर बाहर निकल जाती है योनि मार्ग द्वारा। इसलिए इसको कौन सी परत बोला जाता है? अस्थायी परत बोला जाता है। जबकि पेरीमीट्रियम और मायोमीट्रियम जो है ये दोनों स्थायी परत होती है। क्लियर हुई बात यहां तक? अब अपने एक एक अंग के बारे में डिटेल से यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, अंडाशय की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2। मादा में, मानव मादा के अंदर अंडाशय की संख्या होती है 2। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अंडोत्सर्ग, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है अंडोत्सर्ग। मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर माहवारी के 14वें दिन, कईयों में 15वें दिन या फिर 13वें दिन, माहवारी के 14वें या फिर 15वें दिन अंडे का उत्सर्जन होना, अंडे का उत्सर्जन किस प्रकार से? देखिए अंडाशय से फैलोपियन नलिका में, अंडाशय से फैलोपियन नलिका में क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। देखिए जब अंडे का निर्माण होता है तो अंडा यहां से प्रिपेयर होने के बाद फैलोपियन नलिका में इसका उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अंडोत्सर्ग बोला जाता है, और अंडोत्सर्ग को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन बोला जाता है।
यानी अंडे का, अंडाशय से अंडा बोल दो, अंडप बोल दो, ओवम बोल दो। कहां से? अंडाशय से कहां चले जाना? फैलोपियन नलिका में चले जाना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, एक अंड कोशिका कितने घंटे सक्रिय रहती है? एक अंड कोशिका अंडोत्सर्ग के 48 घंटे तक सक्रिय रहती है। यानी यहां से जब अंडा निकल जाता है, फैलोपियन नलिका में आ जाता है, तो 48 घंटे तक वो एक्टिव होता है, निषेचन करने लायक रहता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अंडोत्सर्ग के समय मादा के शरीर का तापमान जो है, माता के शरीर का तापमान मादा के शरीर का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है उस समय अगर मादा की बॉडी का जो टेम्परेचर देखें तो वो 0.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं वो मादा के अंदर सहयोगी होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, निषेचन क्या होता है, इसके साथ साथ अपरा का निर्माण कैसे होता है, गर्भावधि किसे कहते हैं। इन सभी विषय वस्तुओं पे अपने डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।